जय हिंद साथियों, मैं मनीष आपके अपने YouTube चैनल मैथ का डर खत्म पर। आज की इस क्लास में हम लोग एसएससी जीडी का एक प्रैक्टिस सेट तैयार करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट 20 फरवरी 2024 शिफ्ट 4 का पूरा पेपर है। ये प्रैक्टिस सेट आपको आरपीएफ कांस्टेबल में भी काम करेगा क्योंकि एसएससी जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल का बिल्कुल सेम सिलेबस है। तो जो बच्चे आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, एक ही चीज को देखकर आप लोग अपनी दोनों चीजों के मैथ के सिलेबस को कवर कर सकते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जहां लिखा है एक आदमी 1 रुपए में 35 आम खरीदता है, तो 1 रुपए में कितने आम उसे बेचने चाहिए कि 30% की हानि हो। 1 रुपए में अगर कोई चीज आप 35 खरीद रहे हैं, अब 1 ही रुपए में आपको कितनी चीजें बेचनी है कि आपको 30% की हानि हो। 30% की हानि का मतलब है 100 रुपए की चीज को आप 70 रुपए में बेचना पड़ेगा, तभी 30 रुपए की हानि होगी। अगर कहीं 30% की हानि लिखा है, इसका सीधा सा मतलब है कि 100 रुपए की चीज 70 रुपए में अगर आप बेचेंगे तभी ऐसा होगा। तो हमारे पास चीजें कितनी है? 35। इन 35 चीजों को बेचकर हमें क्या करना है? 30% का नुकसान करना है। तो 30% का नुकसान का मतलब यही तो हुआ कि 100 रुपए की चीज अब 70 रुपए में बेच दो, आपको पता लग जाएगा। अब करेंगे कैसे? से केवल कैलकुलेट करो, आंसर आ गया। एक जीरो से ये 7 से अगर इसे काटेंगे 5, 5 की गुणा 10 से करेंगे 50 अपना आंसर होगा। 1 रुपए में अगर 35 चीजें खरीद रहे हो और 1 रुपए में अगर 50 बेचोगे तभी आपको 30% का नुकसान होगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बॉडमास नियम का। कुछ मत करो, सिर्फ बॉडमास नियम का अक्षर एक एक याद कर लो, अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। बॉडमास नियम में सबसे पहले ब्रैकेट हल करते हैं। ब्रैकेट पूरे क्वेश्चन में कहीं पे नहीं लगा हुआ है। उसके बाद ऑफ को हल करेंगे। ऑफ का मतलब गुणा होता है या का होता है, कहीं पर भी ऑफ लिखा हुआ नहीं है। उसके बाद भाग को हल करेंगे। ये भाग का चिन्ह है, तो 443 ऐसे ही 226 के लिए 2 से भाग करेंगे, गुणा 5 ऐसे ही। अगर इसे 2 से कैलकुलेट करेंगे तो ये 113 पर जाएगा। 443 माइनस 113 की गुणा 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 565। 565 में से 443 कम करो। हालांकि आपको 443 में से ये कम करना है। अगर कभी भी कम संख्या में से ज्यादा संख्या कम करते हैं तो आंसर माइनस में आएगा। ये माइनस में आंसर आएगा। 5 में से 3 कम करेंगे तो 2 बचेगा। 6 में से 4 कम करेंगे 2 बचेगा। 5 में से 4 कम करेंगे 1 बचेगा। 122 चौथे विकल्प में है। मूल्य 11,800 रुपए है और इसका विक्रय मूल्य 7,788 रुपए है। तो वस्तु पर छूट का प्रतिशत कितना है ये हमें बताना है। अंकित मूल्य का मतलब होता है मार्क प्राइस। किसी वस्तु के ऊपर जितना रुपया लिखा हुआ होता है उसे अंकित मूल्य कहते हैं। और जरूरी नहीं है कि वस्तु इसी रुपए पर बेचना है या इसी रुपए पर खरीदना है। वो अधिकतम कीमत होती है, उससे ज्यादा पर नहीं बेच सकते हैं। तो 11,800 रुपए तो उसके ऊपर लिखा है, लेकिन इसके बावजूद वो वस्तु 7,788 रुपए में बेची गई है। तो इतने रुपए अगर लिखे हुए हैं और इतने में बेच दी है तो कुछ डिस्काउंट दिया है। इसका मतलब कितने रुपए की छूट की है उसे। 11,800 में से अगर ये कम करोगे पता लग जाएगा कितने का डिस्काउंट है। यहां से दाई लोगे, 10 में से 8 कम करेंगे तो 2 बचेगा। यहाँ 9 बचा होगा। 9 में से 8 कम करेंगे 1 बचेगा। यहाँ 7 में से 7 कम करेंगे 0 और 11 में से 7 कम करेंगे 4। 4,012 रुपए का डिस्काउंट किया है। कभी भी डिस्काउंट अगर आपको परसेंटेज में बताना है तो डिस्काउंट के नीचे हमेशा मार्क प्राइस या अंकित मूल्य लिखा जाता है, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर किया जाता है और लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। तो ये 11,800 पर हमें डिस्काउंट बताना है। इसी को अगर परसेंटेज में बताओगे 100 से गुणा करो। इसे अगर कैलकुलेट करेंगे तो 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कैंसिल करो। अगर इसे 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 नेम 18।
इसे 2 से काटेंगे 20 और इसे काटेंगे 6, एक साथ 2 डिजिट लिए तो 0 लगाना पड़ेगा। 2006 के लिए 59 से भाग करना है। क्या पूरा पूरा भाग हो सकता है? क्योंकि जिस टाइप का आंसर दे रखा है उससे साफ पता लग रहा है डेसिमल में तो आंसर है नहीं। अब देख लो, अगर ये 60 लिखा हुआ होता तो किसके क्लोज बन रहा है? 50। ऑप्शन से करना चाहो ये ऑप्शन से भी हो जाएगा। बाकी देख लो, ये 60 है तो 3 बार लगभग आपका यहां से जा सकता है। और अगर अलग आप कैलकुलेट करके देखना चाहो तो 59 से अलग भाग कर लो। 59 तिया कितना होता है? 3 नेम 27, 3 पंजे 15 और 2 17। इधर बचा होगा 23, 6 उतार लो, ये जाएगा 4 बार, 4 नेम 36 और ये पूरा पूरा कट रहा है। यानी जब हम 59 से इसे भाग करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो 34 बन रहा है। 34% का डिस्काउंट दिया है और ये 34 चौथे ऑप्शन में है। मेंसुरेशन का ये क्वेश्चन है और आप लोग अच्छे से जानते हैं, सबसे ज्यादा इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों ने 9th और 10th क्लास में पढ़ रखा है। अगर पहले से पढ़ा हुआ है कोई दिक्कत नहीं, नहीं पढ़ा है तो अब देख लो। गोले की त्रिज्या दे रखी, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला अच्छे से याद कर लो। जहां 4 लिखा है वहां पर 4 लिखो और पाई की वैल्यू अगर क्वेश्चन में कभी कभी लिख के आ जाती है कि 22/7 का प्रयोग करो या 3.14 का, नहीं लिखा है तो ये आपकी अपनी मर्जी के ऊपर डिपेंड है। आर का मतलब है जो भी आर का मान त्रिज्या, आर को त्रिज्या या रेडियस बोलेंगे, उसे 2 बार लिखना है क्योंकि आर के ऊपर स्क्वायर लगा है। 3.5 और 3.5 इस तरह से 2 टाइम्स लिखेंगे। इसे कैलकुलेट करेंगे, अगर ये डेसिमल हटाएंगे तो 1 0 लगेगा, ये डेसिमल हटाएंगे तो 1 0 लगेगा। कैलकुलेशन अगर करोगे, देखो 5 से काटेंगे 7 पर, 5 से काटेंगे 2 पर, 5 से काटेंगे 7 पर, 5 से काटेंगे 2 पर, इस 7 से ये कैंसिल, 2 से इस 4 को काटेंगे 2 पर, 2 से इसे कैंसिल, 22 बचेगा और इधर 7 बचेगा। 22 और 7 का गुणा होता है 154। 154 चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, 35 की पावर 29 को अगर 10 से भाग दें तो शेषफल कितना आएगा? एक चीज हमेशा याद कर लो, चाहे 35 की पावर हो, 45 की पावर हो या 55 की पावर हो, 65 की पावर हो, 115 की पावर हो, ऐसा कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 5 लिखा हो, अगर इकाई का अंक 5 है, इकाई का अंक 5 है तो पावर चाहे कितनी भी हो, तब घात चाहे कितनी भी हो, उसका इकाई का अंक हमेशा 5 ही रहेगा। घात से फिर कोई मतलब नहीं है, इकाई अंक जो है वो 5 ही रहेगा। और इकाई का अंक 5 ही जब होगा या रहेगा तो कोई ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक 5 है, अगर उसे 10 से भाग करोगे तो शेषफल 5 ही बचेगा। जैसे उदाहरण के लिए, अगर 125 के लास्ट में 5 है, इसे 10 से भाग करोगे तो 5 बचेगा। उदाहरण के लिए कोई और बड़ा सा नंबर ले लो, इसे 10 से भाग करोगे तो 5 बचेगा। कितना भी बड़ा नंबर इस तरह से आप लिख सकते हो, इन संख्याओं में किसी को भी 10 से भाग कर लो, शेषफल हमेशा 5 बचेगा। तो ये रहा अपना 5 चौथे विकल्प। अगला क्वेश्चन, 2 वर्षों के लिए निश्चित ब्याज दर पर मूलधन साधारण ब्याज इतने रुपए का है और चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए का। साधारण ब्याज का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है कंपाउंड इंटरेस्ट। साधारण ब्याज कितने का है? 12,800 का और चक्रवृद्धि ब्याज 14,400। 2 साल में कोई रुपए है उस पे साधारण ब्याज इतना मिलता है और चक्रवृद्धि ब्याज इतना मिलता है। हमें मूलधन बताना है।
मान ले रहे हैं मूलधन जो है वो x रुपया है। अगर मूलधन x रुपया है तो 2 साल में साधारण ब्याज इतना मिल रहा है और इधर 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज इतना मिल रहा है। क्या ये कह सकते हैं कि पहली साल का ब्याज यहां से निकालो और दूसरी साल का? साधारण ब्याज जो होता है वो दोनों साल का बराबर बराबर होगा। 12,800 को आधा कर दो तो पहली साल का ब्याज इतना बनेगा और दूसरी साल का ब्याज इतना बनेगा। अगर बात करें चक्रवृद्धि ब्याज की तो पहली साल का ब्याज वही होगा जो साधारण ब्याज है। 14,400 रुपए 2 साल में ब्याज बन रहा था। 6,400 रुपए आपका 1 साल का ब्याज है, तो दूसरी साल का ब्याज कितना होगा? 14,400 में से अगर 6,400 कम करोगे तो ये 8,000 रुपए दूसरी साल का ब्याज बनेगा। यानी पहली साल का साधारण ब्याज इतना है और पहली साल का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। दूसरी साल का उस रुपए पर साधारण ब्याज वही रहेगा। साधारण ब्याज चाहे कितनी ही साल का क्यों ना हो, वार्षिक रूप से अगर चल रहा है तो वो समान रुपए में बढ़ रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर ब्याज मिलता है, इसीलिए पहली साल का ब्याज कुछ होगा, दूसरी साल का ब्याज कुछ और होगा। अब यहां से आप देख पा रहे होंगे 6,400 रुपए से अगर 8,000 रुपए हो गए हैं तो यहां ब्याज कितने का मिला है? यहां ब्याज आपको मिल गया है 1,600 रुपए का। 8,000 रुपए अगर 6,400 रुपए आपने ब्याज पे दिए और आपको 8,000 रुपए मिल गया तो 1,600 रुपए का ब्याज मिला है। ये ब्याज हो गया कितने रुपए पे मिला है? 6,400 पर। ब्याज पता है, मूलधन पता है, 1 साल में मिला होगा क्योंकि ये पहली साल है, ये दूसरी साल है, तो यहां से यहां तक आने में 1 साल का समय लग रहा है। आपने अच्छे से ये फार्मूला याद कर लो, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब ये साधारण ब्याज यहाँ पे कितना है? 1,600 रुपए का है। मूलधन कितना है? 6,400 रुपए है। आर का मान बताना है, टी का मान 1 हो गया बटे में 100। इसे अगर कैलकुलेट करेंगे अपने लोग तो ये बन जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होंगे। 16 से अगर काटोगे तो ये 16 एकम 16 और 16 से काटेंगे 4 पर, इस 4 से इसे काटेंगे 25, यानी आर का मान कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा। ये क्या आ गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। हमसे पूछा मूलधन का मान कितना होगा। अब आप एक चीज बताओ, ये ब्याज चाहूं तो आप मूलधन यहां से पता कर लो, चाहूं तो इधर से पता कर लो। आपने कोई रुपए ब्याज पे दिए हैं और 1 साल में इतना ब्याज मिल गया, ये दर आपको मालूम है, तो दोबारा से जब यही फार्मूला आप अप्लाई करोगे, या ये कह सकते हो कि मूलधन निकालने का फार्मूला देख लो। अगर कभी भी आपसे मूलधन निकालने का फार्मूला पूछा जाए, इसी साधारण ब्याज के फार्मूले से देख लो, ये साधारण ब्याज के पास 100 पहुंच जाएगा, यानी साधारण ब्याज गुणा 100, और इसके नीचे क्या है, ये 100 लिखा हुआ है आपका, यहां से ये थोड़ा सा छोटा यहां से कर दिया जा रहा है। साधारण ब्याज का जो फार्मूला यहां से मूलधन का बनेगा वो साधारण ब्याज गुणा 100, और बटे में क्या आएगा? दर गुणा समय। अगर यहीं से दर निकालने का फार्मूला पूछा जाए तो दर यहां आ जाएगी और ये मूलधन यहां आ जाएगा। इसी फार्मूले से अगर आपसे समय पूछा जाए तो समय यहां पहुंचा दो और मूलधन यहां आ जाओ, यानी जो नीचे चीजें लिखी अगर इनमें से कुछ पूछा जा रहा है तो ऊपर का स्टेप बिल्कुल सेम रहेगा। और साधारण ब्याज पूछा जाए तो डायरेक्टली ये फार्मूला लगा सकते हो। मूलधन पूछा है तो साधारण ब्याज यहाँ पे कितने का दे रखा है, देखो पहली साल का साधारण ब्याज हो गया 6,400 गुणा 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 25% का, और कितने साल का है? ये 1 का। 25 से इसे भाग करेंगे 4 पर, 4 और 6,400 की गुणा, 2 जीरो ऐसे ही, 4 चौक 16 और 4 चंग 24 और 1 25, 25,600 रुपए का मूलधन होगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी ड्रेस का मूल्य 800 रुपए से घटाकर 720 कर दें, कोई चीज 800 रुपए की है, इसे 720 रुपए का अगर कर दे रहे हैं तो कुछ रुपए कम कर दिए हैं, कितने रुपए कम किए हैं यहाँ पे, अगर यूनिट में बताओगे तो 80 रुपए की कमी हुई है। अब केवल अगर छोटे क्लास के बच्चे से पूछोगे तो वो तो कहेगा 80 रुपए की कमी, केवल नॉर्मली ये रुपए यूनिट में बता रहे हो। परसेंटेज में अगर कमी कभी भी बताना है तो 80 रुपए की कमी किस पे की है, 800 रुपए पे की है, और परसेंटेज निकालते हैं तो 100 से गुणा करेंगे। इसे कैलकुलेट करो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 8 से भाग करोगे 10 पर, 10 अपना आंसर होगा। दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, 3 लोगों की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, 6 वर्ष पहले उनकी आयु का योगफल इतना था, तो उनकी वर्तमान आयु कितनी है। पहला व्यक्ति ये मानो, दूसरा ये मानो, और तीसरा ये मानो। इनकी जो आयु है वो 3, 5 और 7 के अनुपात में है। अगर ये अनुपात हटा दे तो इसके साथ आप x या r लगा सकते हो, तो इसके साथ भी r लगा दो, इसके साथ भी r लगा दो, और इसके साथ भी r लगा दो। ये इन लोगों की वर्तमान उम्र है। अगर आज आप 10 साल के हो और आपसे कहा जाए 2 साल पहले, तो 2 साल पहले का मतलब आज की उम्र में से 2 साल कम करो, और ये लिखा हुआ है 5 साल के बाद। अगर ये लिखा है तो 5 साल आप आगे की बात कर रहे हो। अभी अगर 2024 है तो 2029 में पहुंच गए, तो 5 साल जोड़ दो। क्वेश्चन में कहा है 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले इन तीनों लोगों की अगर उम्र जोड़ोगे तो 87 वर्ष होनी चाहिए। तो 3 वर्ष पहले का मतलब हो गया 6 वर्ष आप यहां से कम करो, 6 वर्ष यहां से कम करो, और 6 वर्ष यहां से कम करो, और फिर अगर इन्हें जोड़ रहे हैं तो कितना आना चाहिए, 87 आना चाहिए। 3r और 5r और 7 कितने हो जाएंगे, 15r माइनस का 18 और बराबर में 87। ये माइनस का 18 अगर इधर लाएंगे तो प्लस का होगा, 87 और 18 ये हो जाएगा अपना 8 7 15, 8 1 9 और 1 10, ये हो जाएगा 105। 15 से अगर 105 को कैलकुलेट करेंगे तो ये 7 पर जाएगा। एक अनुपात किसके बराबर है, 7 के। तो पहले वाले की उम्र 3r थी, 3r का मतलब है ये हो जाएगा 21 का, इसकी 5r थी यानी 5 सत्ते 35 का होगा, इसकी 7r है यानी 7 गुणा 7 ये 49 का होगा। 21, 35 और 49 पहले ऑप्शन में है। हालांकि इस प्रोसेस से बचने के लिए आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली रेशियो मेथड लगा सकते थे, वाई ऑप्शन का प्रयोग करके कौन से ऑप्शन 21, 35 और 49 के रेशियो में है ये देख लो। अगर हाँ कहीं पर एक से ज्यादा ऑप्शन आपको मिल जाएंगे तब थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, वरना ये क्वेश्चन आप वाई ऑप्शन से करते तो वहां से भी हो जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कहा है 22 छात्रों की एक कक्षा का औसत 42 केजी है। 22 का औसत कितना दे रखा है, 42 केजी। औसत का मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि प्रत्येक बच्चे को आप 42 किलो का मान लो, तो अगर 22 का योगफल निकालोगे तो 22 गुणा 42 करना होगा। 42 और 22 की अगर गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा अपना 22 दूनी 44, 22 चौक 88 और 4 92 केजी हो जाएगा। उन सभी 22 बच्चों का वजन जो है वो 924 केजी होगा। अब क्या कहा है इन्होंने, 33 केजी और 39 केजी के 2 नए छात्र और आ गए। इसी में क्या हुआ है, 33 केजी और 39 केजी के 2 छात्र और आ गए हैं, तो टोटल वजन कितना हो जाएगा। पहले तो इन सबका जोड़ कर कर देख लो कितना हो रहा है, 4 3 7 और 9 कितना होगा 16, 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9, 996 केजी हो जाएगा। ये 24 लोगों का कुल वजन हो जाएगा। अगर इन्हीं का औसत बताना है तो इसे 24 से क्या कर दो, भाग कर दो।
996 को अगर 24 से भाग करोगे, कैलकुलेट कर लो, केवल 12 से काटेंगे 2 पर, 12 से 12 अट्ठे 96, 3 बचा और यहां हो जाएगा 36, 12 तिया 36। 83 को 2 से भाग करोगे क्योंकि डेसिमल में आंसर दे रखा है, 2 चौक 8 हो गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 41.5 केजी अब पूरी क्लास का औसत होगा या 24 बच्चों का नया औसत इतना होगा। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था कि 22 का ये रहा, 33 और 39 केजी के ये दो बच्चे यहां से निकाल दिए, अब 20 का नया औसत बताना है, तो 924 में से ये दोनों लोग अब घटा देते तो औसत पहले से कम आ जाता। बॉडमास नियम का एक और क्वेश्चन देख लो, केवल ब्रैकेट को हल करो। ये 48 ऐसे ही लिखोगे, अगर इस ब्रैकेट को हल करेंगे तो इसे लिखेंगे 12। ये भाग का चिन्ह ऐसे ही लिखो, 4 और 3 की गुणा करेंगे 12, इसे हल करेंगे तो ये 36 हो जाएगा और भाग 12। 36 को अगर 12 से भाग करोगे ये बन जाएगा अपना 3 आंसर होगा और 3 चौथे ऑप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन, एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, यदि उसे 20 रुपए की छूट के बाद इतने रुपए में बेचा जाए तो लाभ का परसेंटेज कितना होगा। कुर्सी का अंकित मूल्य का मतलब हो गया ये मार्क प्राइस लिखा है या अंकित मूल्य है, और क्या कहा है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब सीपी, ये क्रय मूल्य हो गया। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% ज्यादा है, तो क्रय मूल्य अगर 100 मानोगे, अंकित मूल्य 120 मानोगे, क्योंकि अंकित मूल्य इस वाले से 20 ज्यादा है। अब आप हमेशा परसेंटेज के क्वेश्चन में 100 इसे माना करो, क्योंकि परसेंटेज का सीधा सीधा आंसर फिर आपको मिल जाएगा। दोनों में अगर यहां से रेशियो बनाओगे तो कितना रेशियो बनेगा, 0 से ये 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 6 पर और 2 से काटेंगे 5 पर, 6:5 का रेशियो बनेगा। उसे 20 रुपए की छूट के बाद 220 रुपए में बेचा गया। किसी वस्तु पर अगर छूट ना करें और उतने में ही बेच दो तो इसका मतलब क्या होता है, वो अंकित मूल्य पर बेची गई। तो यहां से आप अंकित मूल्य पहले तो निकालो, अंकित मूल्य कितना होगा, 220 रुपए में तो बेची है वो और 20 रुपए का डिस्काउंट किया है, इसका मतलब 240 रुपए में बेची गई। अंकित मूल्य 240 रुपए, यहां पे आप कह रहे हो 6 रेशियो है, तो 6 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 240 आएगी। यहां से 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। अगर 1:40 का यहां से है तो अपने लोगों को देखो अंकित मूल्य तो बताना नहीं है, क्रय मूल्य पता कर लो। क्रय मूल्य का मतलब है सीपी पता कर लो, 5 की वैल्यू कितनी होगी ये बताना है, यानी 5 गुणा 40 ये बन जाएगा 200 रुपए। 200 रुपए में उस वस्तु को खरीदा है और छूट के बाद इतने रुपए में बेच दिया है, यानी विक्रय मूल्य कितना बताओगे, विक्रय मूल्य हो जाएगा 220 रुपए। हमें बताना है परसेंटेज में लाभ। अगर 200 रुपए की चीज को 220 रुपए में बेच रहे हैं, कितने रुपए का फायदा हो रहा है, 200 रुपए की चीज को 220 रुपए में बेच रहे हैं तो 20 रुपए का फायदा हो रहा है। परसेंटेज में लाभ या हानि कभी भी निकालते हैं तो बटे में क्रय मूल्य आता है। अगर हानि पूछते तब भी इस वाले 200 से कंपेयर करते तो यही 200 नीचे आता। परसेंटेज निकाल रहे हैं, 100 से क्या करेंगे, गुणा। इसे कैलकुलेट करो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 2 से काटोगे 10 पर, 10% का लाभ होगा और ये दूसरे ऑप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन, ये भी देखो बॉडमास नियम का आ गया। सबसे पहले ब्रैकेट कहीं नहीं लगी हुई है, अगर ब्रैकेट नहीं है तो फिर ऑफ को हल करेंगे, कहीं पर भी ऑफ लिखा हुआ नहीं है। उसके बाद भाग को हल करेंगे। 2016 के लिए 4 से भाग करो, प्लस 32 गुणा 6 माइनस 26 गुणा 3। इसे अगर कैलकुलेट करेंगे अपने लोग तो कुछ इस तरह से बनेगा, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 504 आ जाएगा।
अब गुणा करोगे, इन दोनों की गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, 6 तियां 18, 1 19, इन दोनों की गुणा करेंगे, 3 छक 18 और 3 दूनी 6 और 1 7। ये और ये दोनों प्लस के हैं, ये माइनस के, तो पहले प्लस वालों को हल कर लो। 2 और 4 कितना होगा 6, 9 ऐसे ही 5 और 1 6। 696 में से अगर 78 रुपए कम करेंगे, यहां से 2.5 16 में से 8 कम करेंगे 8 बचेगा, 8 में से 7 कम करेंगे 1, 618 अपना आंसर होगा। और बहुत क्लोज ऑप्शन दे रखे थे, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। 618, 617, 615 दो बार टाइप हो गया, ये 614 या 613 कर देना यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर 10 वर्ष में 7 गुना हो जाती। 10 वर्ष में कितने रुपए हो गए हैं ये? 7 गुना। हमें बताना है यही रुपए 20 वर्ष में कितने गुना हो जाएंगे। ये क्वेश्चन साधारण ब्याज का है, ना कि चक्रवृद्धि ब्याज का। अगर गुना वाला क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज का होता है, वो डायरेक्टली हो जाता है पावर में चेंज कर कर। ये क्वेश्चन वो वाला नहीं है। सबसे पहले आप अच्छे से ये समझ लो, इस क्वेश्चन को आप दो टाइप से कर सकते हो, एक लॉन्ग मेथड है, एक शॉर्ट मेथड है। पहले आप लॉन्ग मेथड से समझ लो साधारण ब्याज क्या होता है। एकमात्र बस फार्मूला आप साधारण ब्याज जब जब आपको लिखा हुआ मिले, केवल साधारण ब्याज का ये फार्मूला याद कर लो, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अगर कहीं लिखा है कोई चीज 7 गुना हो गई है, तो 7 गुना होने का मतलब है अगर वो 1 रुपए थी तो अब कितनी हो गई है? 7 रुपए हो गई। अगर 1 रुपए आपने ब्याज पे दिया और वो 7 रुपए बन गए हैं, तो इसे कहेंगे मूलधन। और इसमें क्या कहेंगे? ये मिश्रधन होगा। लेकिन मिश्रधन से मतलब नहीं, हम ब्याज निकालना चाह रहे हैं। अगर यहां से ब्याज की बात करोगे तो ब्याज कितने का मिलेगा? 6 का मिल जाएगा। माइनस करेंगे तो 6 रुपए आ जाएगा। ब्याज पता है, यहां से मूलधन पता है, दर यहां से निकाल लो। समय तो 10 वर्ष दे ही रखा है, तो साधारण ब्याज कितने का था? 1 रुपए का था। मूलधन कितना था? साधारण ब्याज 6 रुपए का होगा। यहाँ पर मूलधन कितने का है? 1 रुपए का। दर यहां से पता करनी है। समय कितना है? 10 वर्ष और बटे में 100। 0 से 0 कैंसिल, ये नीचे से 10 हटाएंगे, इधर पहुंचेगा, ये बन जाएगा R बराबर 60%। यानी ब्याज की जो दर निकल कर आएगी वो कितनी आ जाएगी? 60% आ जाएगी। अब कहा है 20 वर्ष में ये राशि उसी दर पर कितने गुना हो जाएगी। तो पहले ये पता कर लेना है कि 20 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा। तो 20 वर्ष का अगर ब्याज निकालोगे, एक ही रुपए पर बात कर रहे हैं, तो 20 वर्ष का ब्याज क्या होगा? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 6 दूनी 12 रुपए ब्याज के मिलेंगे और 1 रुपया आपने ब्याज पर दिया ही था, तो कुल कितना हो जाएगा? 1 रुपए ब्याज का और 12 रुपए ये, टोटल 13 गुना हो जाएगा। क्लोज ऑप्शन है, 12 भी ऑप्शन में और 13 भी। जल्दबाजी में बहुत ढेर सारे लोग 12 पे टिक कर देते हैं, जबकि सही ऑप्शन 12 रुपए तो ब्याज पे मिला होगा। 1 रुपया ब्याज पे दिया, 12 हो गए थे ब्याज के, तो टोटल तो 13 गुना हो गया होगा आपके पास। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के पास नाशपाती और आम 10 और 13 के अनुपात में है। ये रहा पृथ्वी, इसके पास 10 और 13 के रेशियो में। पृथ्वी के पास सैलीन है, सैलीन के पास 7 और 9 के रेशियो में है। उसके बाद विक्रम है, विक्रम के पास 5 और 7 के रेशियो में है। हमें सिर्फ ये बताना है किसके पास अधिक नाशपाती और आम है, या ये कह लो ये पूछा है इन दोनों में सब में सबसे बड़ा रेशियो कौन है। तो इस रेशियो को अगर फ्रैक्शन में चेंज कर लें तो ये 10/13 लिखा है, ये 7/9 लिखा है, ये 5/7 लिखा है। कभी भी 2 या 2 से ज्यादा भिन्न अगर ये पूछा जाए, इनमें कौन सी बड़ी भिन्न है
और कौन सी छोटी भिन्न है। अपनी मर्जी से सबके पास एक जीरो लगा दो। अगर आप कहें 2 जीरो लगा दें तो 2 जीरो लगा दो, जैसा मन करे, चाहे 4 जीरो लगा दो। अब इससे भाग कर लो, 13 से भाग करेंगे, 13 सत्ते 91 हो जाएगा। अब बचा होगा 9 और 9 के आगे जीरो लगाएंगे तो वो बन जाएगा 90। 13 छक कितना हो गया 78। अब बचा होगा 12, वो 120 बन जाएगा। 13 नेम 117। लगभग डेसिमल के 2 डिजिट तक हल कर लो, तभी अपने लोग बता सकते हैं कि कौन इनमें बड़ा है। 9 से भाग करेंगे तो ये बन जाएगा 9 सत्ते 63, 7 बचा, 9 सत्ते 63, फिर से 7 बचा, 9 सत्ते 63। इसे भाग करोगे 7 सत्ते 49, 1 बचा, पॉइंट लगा के जीरो, 7 एकम 7। इन तीनों में आप देख रहे होंगे सबसे बड़ा कौन है, ये है। तो सबसे बड़ा ये है, यानी सैलीन के पास सबसे ज्यादा है। सैलीन का मतलब दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, विक्रम ने एक परीक्षा में इतने परसेंट अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से फेल हो गया। विक्रम को कितने नंबर मिले हैं? कोई पेपर उसने दिया है और उसने 32% नंबर प्राप्त किए हैं और 15 अंकों से फेल हो गया, यानी 15 नंबर अगर वो और ले आता तो पास हो जाता। फिर कहा यदि वह 57% अंक प्राप्त करता। अब क्या कहा है, दूसरी कंडीशन में लिखा है कि 32% ना लाके अगर 57% लाता तो जितने नंबरों से वह पास हो रहा है उससे 10 नंबर और ज्यादा ले आया। तो 10 नंबर जब और ज्यादा लाया, यानी अगर इसके 10 नंबर कम भी कर दोगे तब भी ये पास है। तो यहां पास होने की कंडीशन क्या है, 32% नंबर लेके आओ और 15 नंबर और बढ़ाओ। यहां पास होने की कंडीशन क्या है, 57% नंबर लाकर आप 10 कम कर सकते हो। ये दोनों ही कंडीशन बता रहे हैं कि इस तरह से आप पास हो सकते हो। अगर यहां से अंतर देखोगे तो 57 और 32 में कितने का अंतर आ रहा है, ये अंतर कितने का होगा, दोनों का। 7 में से 2 कम करोगे 5 और 5 में से 3 कम करोगे 2। 25% किसके बराबर होगा, ये अंतर इसका निकालोगे। इसमें पास होने के लिए 15 और लाना है और यहां पास होने के लिए 10 नंबर और ज्यादा ले आए, फेंक दो। तो टोटल अंतर ये 25 का बन जाएगा। 25% किसके बराबर है, 25 के ही बराबर है। तो ये पूछा है परीक्षा, 1% की अगर वैल्यू निकालोगे यहां से, 1% आ जाएगा अपना 1 नंबर के बराबर। हमसे पूछा है पास होने के लिए कितने अंक लाने होंगे, तो पास होने के लिए 32% अंक लाने जरूरी है। अब अगर पास होने के लिए 32% अंक लाने, यहां से भी बना सकते हो और यहां से भी, तो 32% का मतलब 1% 32 के बराबर है और 15 नंबर और लेके आओ तो टोटल बन जाएगा 47 नंबर। और अगर यहां से निकालोगे तो 57% में से 10 कम करो। 57% एक अगर 1 के बराबर है तो 57% 57 अंकों के बराबर होगा, उसमें से 10 कम करोगे तब भी 47 ही आएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। सोनू अकेले एक काम को 125 दिन में करता है। सोनू किसी काम को 125 दिन में कर रहा है और मोनू उसी काम को 250 दिन में करता है। मोनू इसी काम को 250 दिन में करता है। मोनू काम शुरू करता है और 75 दिन तक काम करता है। तो ये पता करो पहले टोटल काम कितना है, यानी कुल काम कैसे निकालेंगे। ऐसी संख्या बताओ जो 125 और 250 दोनों से कट जाए, तो ऐसी संख्या इन दोनों का लासा होगी और इन दोनों का लासा, इनमें जो बड़ी संख्या या तो उतना होता है या उससे भी ज्यादा होगा। तो 250 इनका एलसीएम आएगा। अब इनकी इफिशिएंसी निकालो, 250 काम है और सोनू कितना कर देता है, 125 दिन लगा रहा है। तो इनकी क्षमता कितनी आएगी, 250 के लिए इससे भाग करो तो ये आ जाएगा 2 और इस 250 को अगर 250 से भाग करेंगे इसकी क्षमता आ जाएगी 1। यानी सोनू की क्षमता 2 है और मोनू की क्षमता 1 है। मोनू काम शुरू करता है और 75 दिन तक काम करता है, तो मोनू ने 75 दिन में कितना काम किया होगा,
इसका 75 दिन का काम निकालो। एक दिन में मोनू कितना काम कर रहा है? एक, और 75 दिन में ये काम करेगा 75। अब 75 काम करने के बाद क्या करोगे? टोटल काम तो आपके पास 250 है, तो काम रह कितना गया है, यानी शेष काम यहां से निकालना है। शेष काम कितना आएगा? 250 में से 75 कम कर दो, तो ये काम आ जाएगा अपना 175 आएगा। और इस काम को सोनू से कराना है। अगर इसी काम को सोनू से कराना है तो सोनू एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2, यानी 2 से इसे भाग करोगे, 2 अट्ठे 16 आ जाएगा, एक बचा, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 87.5 दिन में सोनू उस काम को कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 13 छात्रों के औसत अंक 130 थे। 13 संख्याएं मान लो, अगर आपको कहना है 13 संख्याओं का जो औसत है वो 130 है। बाद में पता चला कि एक छात्र के अंक गलती से 32 के स्थान पर 23 लिख दिए। पहले 32 थे, आने तो 32 थे लेकिन लिख 23 दिए। अगर आपके नंबर 32 आ रहे हैं और 23 लिख दिए तो ये गलत है, नंबर आपके और बढ़ाने चाहिए। कितने नंबरों का फर्क रहा है? 32 और 23 से अगर आप देखेंगे तो ये 9 नंबरों का फर्क है। 9 नंबर यहाँ और जोड़ने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप अकेले होते तो 9 नंबर जुड़ते। ये औसत है तो ये 13 लोगों को बराबर बराबर करके बांट दो। इस 9 के लिए अगर 13 से भाग करोगे कितना आएगा? क्योंकि गलती तो 9 की हुई है ना, 32 की जगह पर 23 हो गए हैं, तो 32 और 23 की गलती नहीं हुई है, केवल 9 अंकों की गलती हुई है। तो 9 अंक इसके बढ़ा दे रहे हैं, लेकिन 9 अंक एक व्यक्ति के नहीं बढ़ रहे हैं। औसत का मतलब 130 है, नया औसत पूछा है, तो 13 लोगों में 9 रुपए बढ़ रहे होंगे। पॉइंट लगाएंगे तो एक 0 आ जाएगा, ये 90 हो जाएगा, 13 छक 78 हो जाएगा, 12 बचा 120, 13 नेम 117। आगे भी हल कर सकते हैं लेकिन डेसिमल के 2 स्थान पर्याप्त है। 130 रुपए और इसे अगर जोड़ोगे 130.69, 130.69 दूसरे ऑप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंकित एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे, पहले इतने से ही आप कैच करो, अगर अंकित एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि उसने वस्तु 100 रुपए में खरीदी होगी, और 10% की हानि पर बेचने का मतलब है 10% की अगर उसे हानि हो रही है तो फिर उसने वस्तु 90 की बेच दी होगी। ये 90 रुपए क्या आ गया? उसका सेलिंग प्राइस आ गया। अब क्या कहा है? यदि वह इसे 30% कम क्रय मूल्य पर खरीदता और इसे 26 रुपए कम में बेचता तो 10% का लाभ होता। 10% का लाभ होने का मतलब क्या है? 30% कम में क्रय करो। पहले 100 में क्रय की है, अब 30% कम में जब क्रय करोगे तो 70 में क्रय की होगी। 70 में क्रय करने के बाद इसे 26 रुपए कम में बेचता तो 10% का लाभ होता। एक चीज बताओ, लाभ हमेशा किस पे होता है? क्रय मूल्य पर। तो 70 रुपए की चीज अगर आपने खरीदी है और यहाँ पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 10% इसका निकालोगे कितना आएगा? 70 का 10% जब निकालोगे तो ये 7 आ जाएगा। ये 7 बचा होगा। 70 रुपए ये और 7 रुपए ये, टोटल कितना बन जाएगा? 77। अब ये भी एसपी ही बन रहा है, ये भी क्या बन रहा है? एसपी। पहले आप कह रहे हो एसपी 90 था, अब कह रहे हैं एसपी कितना है? 77। तो यहां से यहां कितने का डिफरेंस हुआ है? 90 से 77 तक पहुंचने में आपको डिफरेंस हो रहा है 13 का। ये जो 13 का डिफरेंस हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि 26 रुपए कम में बेच रहा है। तो 13% की वैल्यू किसके बराबर होगी? 26 के बराबर होगी। 1% की वैल्यू किसके बराबर होगी? 13 दूनी 26 के बराबर होगी। अगर 1% 2 के बराबर है
तो क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य कितना है 100, और 100% की वैल्यू कितनी होगी 100 में 2 से गुणा करेंगे तो ये 200 आ जाएगा। 200 का मतलब है दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, एक बस अपने निर्धारित समय से 60 मिनट देरी से रवाना होती है, लेकिन 300 किलोमीटर की दूरी तक अपने सही समय पर उसे पहुंचने के लिए सामान्य चाल में 10 किलोमीटर की वृद्धि की जाती है, तो बस की सामान्य चाल का मान किलोमीटर प्रति घंटे में कितना होगा, ये बताना है। देखो एक ये दूरी हो गई, कितनी दूरी है 300 किलोमीटर। इस 300 किलोमीटर की दूरी को चलना है, लेकिन 1 घंटे की देरी से कोई बस चल रही है, और 1 घंटे के जो समय को कवर करना है वो कैसे कवर करोगे, 10 किलोमीटर की चाल बढ़ा दो। अगर ये क्वेश्चन कहीं आप बाई ऑप्शन करने लगोगे ज्यादा सरल बन जाएगा। आप मान ले रहे हैं हम लोग पहले इसमें सबसे पहले तो आप ये फार्मूला याद कर लो, चाल बराबर दूरी बटे समय, और इसी फार्मूले को जब आप मॉडिफाई करते हैं तो समय बराबर भी आपको पता होना चाहिए दूरी बटे चाल होता है। दूरी तो 300 है, हमें क्या करना है, एक तो सामान्य चाल हमें पता करनी है, दोनों ही चीजें बताना सीख लो, और एक क्या करेंगे वृद्धि के बाद की चाल, वृद्धि के बाद की चाल। अगर हम ये कह दें कि मान लो ऑप्शन 50 सही होगा, तो सामान्य चाल आपने 50 बता दी है, और वृद्धि करने के बाद ये चाल कितनी हो जाएगी 50 + 10 का मतलब है 60 हो जाएगी। समय कितना होना चाहिए, इन दोनों के बीच में 60 मिनट का समय हो, और 60 मिनट का मतलब है 1 घंटे का समय होना चाहिए, अंतर जो है। तो समय जब निकालेंगे 300 के लिए 50 से भाग करोगे, और यहां 300 के लिए 60 से भाग करोगे। कैलकुलेट अगर इसे करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6, और इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 5। 6 से 5 का अंतर कितने का है 1 घंटे का, और 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। ये तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया। अगर इससे नहीं होता तो अपने लोग यहाँ पर 60 लिखते, और यहाँ पे 10 बढ़ा के 70 लिख देते, क्योंकि यहाँ 10 बढ़ाने को कहा गया है। तो 60 से पूछते कितना समय लग रहा है, फिर 70 से पूछते कितना समय लग रहा है। दोनों के समय का अंतर 1 घंटा अगर आ रहा है तो वो वाला ऑप्शन सही होता। उससे भी नहीं हो रहा है तो फिर आप इससे कर लेते, पहले 30 यहां लिखते, फिर 40, इसे 30 से भाग करते, फिर 40 से करते। समय का अंतर अगर 1 घंटा आ रहा है तो सही है, वरना चौथा ऑप्शन तो फिर डायरेक्टली सही हो ही जाता। अगला क्वेश्चन देखो, एबीसी अकेले किसी काम को इतने दिनों में करते हैं। ए करता है 90 दिन में, बी करता है 45 दिन में, और सी करता है 67.5 दिन में। ये तीनों लोग इतने इतने दिन अगर किसी काम को करने में लगा रहे हैं तो टोटल काम कितना होगा, जिसे अपने लोग बोलेंगे इन तीनों संख्याओं का एलसीएम। ऐसी संख्या बताओ जो 90 से भी कट जाए, 45 से भी कट जाए। अब 45 तो 90 में काउंट हो गया, क्योंकि 45 दूनी 90 होता है, तो हम 90 और 67.5 से कटने वाली संख्या देखेंगे। आप इनका एलसीएम ले लो। अगर हम कहें ये 70 के आसपास लिखा हुआ है, डेसिमल हटा के आप चाहो तो वैसे करके भी एलसीएम ले सकते हो। तीनों संख्याओं में एलसीएम का सबसे पुराना फंडा याद कर लो, इन तीनों में जो सबसे बड़ा है या तो उतना होगा या उससे भी ज्यादा होगा। तो 90 से कटने वाली संख्या एक तो 180 होती है, एक 270 होती, पूरा 9 का पहाड़ा पढ़ते हुए जाओ। अब आप कहो 45 से भी चेक करना, भाई 45 इसमें आ तो गया है 90 से, जो संख्या 90 से कट रही होगी वो 45 से ऑलरेडी कटेगी, क्योंकि 45 दूनी 90 होता है। 67.5, क्या 270 अगर लिख दें तो 270 90 से तो कट रहा है, 45 से तो डेफिनेटली कटेगा। 67.5, अगर ये 70 होता तो 7 चौक 28, 280, ढाई कम करेंगे, बिल्कुल यही एलसीएम आ जाएगा। अगर आप कहो हम ये एलसीएम इतना ना माने तो फिर कैलकुलेशन के लिए, लंबी चौड़ी कैलकुलेशन के लिए तैयार रहना, और कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इनकी क्षमता निकाल लो।
इस 270 को अगर 90 से भाग करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 3। इस 270 को अगर 45 से भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। इसी 270 को अगर इससे भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। हमसे क्या कहा है, बी ने काम पूरा होने से पहले इतने दिन पहले काम छोड़ दिया, यानी काम खत्म होने ही वाला था कि इतने दिन पहले उन्होंने क्या किया है, काम छोड़ दिया है। तो फिर जब बी ने काम छोड़ दिया है तो ए और सी ने तो प्रॉपर किया होगा, इसने काम छोड़ दिया है तो इन दोनों ने काम किया है लगातार। अब इन दोनों ने अगर लगातार किया है तो कितना काम किया होगा, 3 इसने किया है और 4 इसने किया है। तो ए प्लस सी का मतलब कितना होगा, 3 + 4 यानी 7 काम कर रहे हैं। और इनसे कितने दिन काम कराया जा रहा है, इन लोगों ने काम, बी ने छोड़ा है, इनने तो नहीं छोड़ा है, 13.5। तो इसे कैलकुलेट करेंगे कितना बनेगा, ये 7 पंजे 35, 7 तिया 21 और 3 कितना हो जाएगा 24, 7 एकम 7 और 2 9। टोटल काम कितना था, 270 था। इतना काम इन लोगों ने करा होगा उन 13.5 दिनों में, क्योंकि बी ने तो काम छोड़ दिया इतने दिन पहले, तो सीधी बात है उस काम को इन दोनों ने किया होगा, ए और सी ने। भाई कहीं 100 दिन तक काम चला, अब कोई 20 दिन पहले काम छोड़ दे, काम खत्म होने ही वाला था कि 20 दिन अभी काम और चलता, तो 20 दिन जो छोड़ा है जिसने, उन दो लोगों ने तो, जिसने छोड़ दिया उससे तो मतलब नहीं है, जिन लोगों ने नहीं छोड़ा उनने तो 13.5 दिन काम किया होगा, तो उन्होंने इतना काम 13.5 दिन में कर दिया। अब अगर बात करें शेष काम की, तो शेष काम कितना होगा, 270 में से 94.5 कम करो, यहां से 2.5 लेंगे तो ये बनेगा, डेसिमल का अगर घटाया आपको प्रॉब्लम कर रहा है तो आप इस तरह से अलग साइड में लिख के घटा सकते हैं। देखो यहाँ पे 0 लगा लो, यहां से 2.5 लेंगे 10, यहां हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा 5, इधर 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5, और यहां बचा होगा 6, 2.5 लेंगे 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 7, 175.5 बचेगा। और 175.5 से हमें क्या करना है, ये जो काम होगा वो सब लोगों ने किया होगा, सबका मतलब 6 और 4 10 और 3 13, ये सभी लोगों ने जब किया होगा, तीनों लोगों ने, तो इसे 13 से भाग कर दो, कितना बचेगा देखो, 13 एकम 13 हो गया, 4 बचा 45, 13 तिया 39 हो गया, अब बचा होगा 6, 13 पंजे 65, 13.5 दिन तो ये लगे हैं। हमसे पूछा है काम कितने दिन में पूरा होगा, इन तीनों लोगों ने इतने दिन में लगाए हैं और इन दो लोगों ने 13.5 पहले ही लगा दी, तो टोटल कितना हो जाएगा 13, 13.5 दिन ये और 13.5 दिन ये, टोटल हो जाएगा अपना 27 दिन। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस तरह से आज की क्लास में आप लोगों को एक बेहतरीन सा एसएससी जीडी का एक प्रैक्टिस सेट तैयार करा दिया है, और ये प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर का एग्जाम का पूरा पेपर था। आप अच्छे से समझ लीजिए कि जो सिलेबस आपका एसएससी जीडी का है वही सेम सिलेबस आरपीएफ कांस्टेबल का है। एक पंथ दो काज, आज की इस पूरी क्लास को तैयार करो, एसएससी जीडी का भी आपका कंटेंट तैयार हो जाएगा और आरपीएफ कांस्टेबल का भी हो जाएगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो फिर अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप मैथ का डर खत्म पर विजिट करें। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। अगर आपको अपने कोई और क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं तो आप अपने इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने क्वेश्चन को भेज सकते हैं, जो भी क्वेश्चन भेजेंगे उनको भी सॉल्व करा दिया जाएगा। आज की क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट सेशन में जरूर बताएं। थैंक यू।